इस फिल्म की शुरुआत में हमें अमेरिका के एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है जहां से बहुत सारे बच्चे अचानक कहीं गायब हो गए हैं। पुलिस और एफबीआई तक भी उनका पता नहीं लगा पा रही है। फिर हम एक कैफे के अंदर विलियम नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी कॉफी खत्म कर किसी के लिए केक खरीदता है और अपनी भद्दी सी वैन में बैठकर शहर से दूर जंगल के बीच एक फार्म पर आता है जहाँ हम देखते हैं कि विलियम ने ग्रेस नाम की बच्ची को बंद कर रखा है। यहाँ हमें पता लगता है कि शहर से जो बच्चे गायब हैं उन्हें विलियम ने ही किडनैप किया है। विलियम यहाँ ग्रेस को केक देने लगता है पर तभी जिम नाम का एक पुलिस ऑफिसर आकर विलियम को पीछे से पकड़ लेता है और विलियम का गला दबाकर उसे मार देता है। जिसके बाद जिम ग्रेस को विलियम की ही वैन में बैठाकर ग्रेस के घर पर छोड़ता है। ग्रेस के डैड अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि एडवर्ड को लग रहा था कि अब उसकी बेटी नहीं रही है। एडवर्ड तुरंत इस केस की इंचार्ज मेडी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरी बेटी लौट आई है। मेडी के लिए ये खबर काफी शॉकिंग होती है। मेडी एडवर्ड से कहती है कि ग्रेस के कपड़े मत बदलना और ना ही उसे नहलाना क्योंकि हमें कुछ सैंपल चाहिए। तुम तुरंत ग्रेस को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। एडवर्ड ग्रेस को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है जहां ग्रेस की जांच होती है। इसके बाद मेडी ग्रेस से कुछ सवाल पूछती है। वो कहती है कि वो किडनैपर तुम्हें उठाकर ले गया था और तुम वहां से भागने में कैसे कामयाब हुई। तो ग्रेस उन्हें बताती है कि मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बचाया है। तो मेडी ग्रेस से उस पुलिस ऑफिसर का नाम पूछती है। ग्रेस जवाब देती है कि मुझे उसका नाम नहीं पता है लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने उस बुरे आदमी को मारकर उसी की वैन में मुझे घर तक छोड़ा है। तो मेरी ग्रेस से पूछती है कि वो वैन देखने में कैसी है। ग्रेस उन्हें कहती है कि आप चाहो तो उस वैन को देख सकते हो, वो वैन अब भी हमारे घर के बाहर खड़ी है। ये सुनते ही मेडी और उसकी टीम चौकन्नी हो जाती है और वो तुरंत एडवर्ड के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मेडी और उसकी टीम अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि ग्रेस को जिसने घर पर छोड़ा है वो एक पुलिस ऑफिसर है। उन्हें लग रहा था कि ये शायद किडनैपर की कोई चाल है। मेडी और उसकी टीम उस वैन को अच्छे से चेक करते हैं मगर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। तो मेडी वैन के नंबर से विलियम के फार्म का पता निकाल लेती है और अपनी टीम को लेकर विलियम के फार्म पर आ जाती है जहां इन्हें विलियम की डेड बॉडी मिलती है। मेडी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है पर उनके सामने अब भी ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो पुलिस वाला कौन है जिसने ग्रेस को बचाया है, साथ ही उसे कैसे पता था कि ग्रेस यहाँ पर है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेडी को पता चलता है कि विलियम की पत्नी और बच्चों की मौत हो चुकी है जिन्हें विलियम ने अपने ही फार्म पर कहीं दफनाया है। ये पता लगते ही मेडी अपनी टीम को फार्म छान मारने को कहती है और कुछ देर बाद इन्हें विलियम की पत्नी की खबर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत खतरनाक होती है कि मेडी को विलियम की पत्नी के शव के साथ साथ यहाँ पर ढेर सारे बच्चों के शव मिलते हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि जो बच्चे शहर से गायब थे विलियम ने उन सबको मार दिया है, बस अकेली ग्रेस ही बची है। अब मेडी को लगता है कि उसने केस सॉल्व कर दिया है और अब बस उसे उस पुलिस ऑफिसर का पता लगाना है जिसने ग्रेस को बचाया है। इसीलिए मेडी एक बार फिर से एडवर्ड को कॉल कर ग्रेस को पुलिस हेडक्वार्टर में लाने को कहती है। एडवर्ड पहले तो मेडी को मना कर देता है लेकिन मेडी के समझाने पर एडवर्ड मान जाता है और अगले ही सुबह ग्रेस को लेकर मेडी के पास पहुंच जाता है। अब मेडी ग्रेस को शहर के सभी पुलिस ऑफिसरों की फोटो दिखाती है लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इनमें से कोई भी वो पुलिस ऑफिसर नहीं था जिसने ग्रेस को बचाया था। ये देखकर मेडी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि जिसने ग्रेस को बचाया है वो पुलिस वाला नहीं है, वो जरूर किडनैपर है जिसने ग्रेस को जानबूझकर घर पर छोड़ा है ताकि पुलिस ग्रेस के बयान पर विलियम तक पहुंच सके और विलियम को किडनैपर समझकर केस को बंद कर दे। अब मेडी ग्रेस का मूड ठीक करने के लिए उसे केक खिलाने उसी कॉफी शॉप में लेकर आती है जहां से विलियम ने केक खरीदा था। ये सब अपना अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर वहां से निकलने लगते हैं कि तभी यहाँ ग्रेस को जिम की फोटो दिखाई देती है। ग्रेस तुरंत मेडी से कहती है कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने मुझे बचाया था। जिम की फोटो को देखकर मेडी के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि जिम एक साल पहले मर चुका है। एडवर्ड मेडी से कहता है कि अब तो ग्रेस ने उस पुलिस वाले को पहचान लिया है तो आप लोग उसे ढूंढकर उससे पूछताछ क्यों नहीं करते। इस पर मेडी एडवर्ड को कहती है कि ग्रेस को जरूर कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि जिम एक साल पहले इसी कैफे के अंदर मर चुका है। ये सुनकर एडवर्ड भी हैरान हो जाता है और उसे भी लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी को कोई गलतफहमी हुई है। तभी हम कैफे के ओनर को देखते हैं जिसके चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि उसे जरूर कुछ पता है। इसके बाद एडवर्ड ग्रेस को घर लाकर उसे सुला देता है और उधर मेडी एडवर्ड के घर की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगती है तो वो देखती है कि जिस वैन से ग्रेस घर आई थी उस वैन का दरवाजा अपने आप खुल रहा है जबकि उस वैन के अंदर कोई भी नहीं है। ये देखकर मेडी बहुत ज्यादा डर जाती है और अगले ही पल उसकी लाइट अचानक लाल हो जाती है और अजीब सी ही आवाज आने लगती है। मेडी डरते हुए बेसमेंट में पहुंचती है तो उसे वहां जिम दिखाई देता है। जिम को देखकर मेडी वहां से भागकर अपनी गाड़ी के अंदर आ जाती है। उधर सेम टाइम में ही जिम
जिम ग्रेस के पास भी होता है, यानी जिम एक ही समय में दो जगह होता है। ये देखकर पता चलता है कि जिम इंसान नहीं है बल्कि वो एक घोस्ट है। ग्रेस अपने डैड को आकर बताती है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उसे बचाया था वो इस वक्त उसके कमरे में बैठा है। एडवर्ड चेक करने के लिए ग्रेस के कमरे में आता है तो जिम उसे भी दिखाई देता है। अब सीन यहीं पर कट होता है और हम निया और उसकी मॉम को देखते हैं। निया की मॉम उसे स्कूल में छोड़कर अपने ऑफिस में चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद निया स्कूल के बाहर अपनी मॉम का इंतजार कर रही होती है। तभी निया की टीचर उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर पर छोड़ सकती हूँ, लेकिन निया उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मेरी मॉम मुझे लेने आ रही है। तभी निया की मॉम उसे कॉल करती है जो निया को बताती है कि मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम घर चलकर जा सकती हो। निया अपनी मॉम की बात मानते हुए घर चलकर जाने लगती है। तभी निया के पास एक ब्लैक वैन आकर रुकती है और निया भी किडनैप हो जाती है। रात में निया की मॉम सोफिया मेडी के पास रिपोर्ट लिखाने आती है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि निया के पास एक फोन भी था। तो मेडी साफिया से पूछती है कि क्या निया के स्कूल में फोन अलाउड था। तो साफिया बताती है कि मैंने निया को वो फोन इमरजेंसी के लिए दे रखा था जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता था। ये सुनकर मेडी साफिया से कहती है कि मुझे लगता है कि निया का किडनैप नहीं हुआ है, क्योंकि निया जिसके भी पास है उसे पता था कि निया के पास फोन है। हो सकता है कि निया अपना फोन बंद कर अपने किसी दोस्त के साथ हो। इस पर साफिया मेडी से कहती है कि आप इतनी श्योर कैसे हो, इससे पहले भी तो कई बच्चियां किडनैप हो चुकी हैं। तो मेडी उसे बताती है कि वो किडनैपर पिछले हफ्ते ही मर चुका है जो बच्चियों का किडनैप किया करता था। इसीलिए मेरा मानना है कि आप कुछ घंटे और वेट कीजिए, हो सकता है कि नया वापस आ जाए। फिर हम उसी ब्लैक मैन को देखते हैं जिसके अंदर से एक नकाबपोश आदमी बाहर निकलता है जो नेहा के लिए खाना लेकर आता है। नेहा एक अंधेरे कमरे के अंदर बंद होती है। वहीं अचानक आज एडवर्ड की वाइफ कई सालों के बाद वापस आ जाती है। दरअसल एडवर्ड की वाइफ उसे छोड़कर कई साल पहले चली गई थी। अब अचानक एडवर्ड के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था। इसके पीछे का कारण कहानी में आगे पता चलेगा। एडवर्ड अपनी बेटी से कहता है कि अपनी मॉम को जिम के बारे में कुछ मत बताना। उधर साफिया मीडिया के जरिए किडनैपर के पास एक मैसेज भेजती है। वो कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम जितना चाहो मैं तुम्हें उतना पैसा दे सकती हूँ। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेडी और उसकी टीम को एक अहम बात पता चलती है कि निया के स्कूल में उसके डैड का नाम अलग है, जिसका मतलब ये है कि साफिया ने अपने पहले हस्बैंड को छोड़ा है, लेकिन साफिया ने ये बात मेडी से छुपाई है। मेडी और जानकारी लेने के लिए तुरंत साफिया के पास आती है। अब मेडी साफिया से पूछती है कि निया का बायोलॉजिकल डैड कौन है और तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई है। साफिया अब उन्हें सारी बात बताती है। वो इन्हें बताती है कि निया के बायोलॉजिकल डैड का नाम ड्रेविस है। ये नाम सुनकर मेडी हैरान हो जाती है क्योंकि ड्रेविस वही इंसान है जिसने जिम को मारा था। साफिया उन्हें कहती है कि मैंने ड्रेविस का नाम तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम ड्रेविस का नाम सुनकर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगी। इस पर मेडी उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, ड्रेविस ने जो किया है उसमें नेहा की कोई गलती नहीं है। अब यहाँ नेहा और साफिया भी इस कहानी से जुड़ जाती हैं। वहीं एडवर्ड की वाइफ एडवर्ड से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। अब क्योंकि एडवर्ड अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था तो वो उसे झट से माफ कर देता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ पर थी। तो एडवर्ड की वाइफ उसे बताती है कि मैं और मेरा दोस्त इस शहर से दूर रह रहे थे, हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। उसके साथ रहने के बाद अब मैं ड्रग्स की आदी हो चुकी थी। एक रात जब मैंने उसके मुंह के अंदर ड्रग्स की गोली डाली तो अचानक उसकी मौत हो गई। मैं बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक पुलिस वाला आया जो मेरा नाम और एड्रेस दोनों जानता था। उसने मेरे हाथ में प्लेन का टिकट थमाया और मुझे तुम्हारे पास आने को कहा। यहाँ हमें पता चलता है कि एडवर्ड की वाइफ को एडवर्ड के पास भेजने वाला भी जिम ही था। अब जिम एडवर्ड पर इतना ज्यादा क्यों मेहरबान है ये कहानी में आगे पता चलेगा। खैर मेडी उस ब्लैक वैन के बारे में शहर के सभी वर्कशॉप में पता करती है पर उसे कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता। तो मेडी हार मानकर उसी कैफे के अंदर आ जाती है जहाँ जिम की फोटो लगी है। मेडी कैफे के ओनर से पूछती है कि मुझे डिटेल में बताओ कि जिस रात जिम मरा तो असल में हुआ क्या था। अब वो ओनर मेडी को सारी बात बताता है। वो कहता है कि जिम मेरा रेगुलर था, वो हमेशा रात की शिफ्ट में मेरे पास आया करता था, लेकिन उस रात वो वॉशरूम यूज करने आया था, इसीलिए वो मुझे बिना बताए वॉशरूम में चला गया। तभी अचानक एक आदमी गन के साथ कैफे के अंदर एंटर हुआ। उसने मुझसे पैसे मांगे। मैं बिना कुछ सवाल किए उसे पैसे दे रहा था कि तभी अचानक दबे पांव पीछे से जिम आकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस ब्लैक आदमी ने जिम को आते देख लिया था और उसने बिना सोचे जिम को शूट कर दिया। जिम अब तक भी जिंदा था। अगर उसे वक्त रहते हॉस्पिटल में लाया जाता तो शायद जिम बच सकता था, लेकिन वो आदमी फिर से जिम के पास आया और इस बार उसने उसके चेहरे को शूट कर दिया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, बस चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा। ये सुनने के बाद मेडी ओनर से पूछती है कि क्या तुमने उस रात के बाद जिम को देखा है। इस पर वो ओनर मेडी से कहता
कहता है कि सवाल ये नहीं है कि मैंने जिम को देखा है, सवाल ये है कि क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार हो। मेडी कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो ओनर उसे बताता है कि जिम के मरने के कुछ दिन बाद ही एक रात में कैफे में सफाई कर रहा था। वक्त 2:30 हुआ था। तो मैंने देखा कि जिम उधर कोने में बैठा है। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद मेरी आंखों का कोई धोखा है, लेकिन करीब पहुंचने पर मुझे पता चला कि ये तो वाकई जिम है। मैंने उसे कहा कि तुम तो मर चुके थे, तो तुम फिर जिंदा कैसे हो। तो जिम ने मुझे कहा कि मैं सच में मर चुका हूँ, मैं जिम नहीं हूँ, मैं उसकी आत्मा हूँ। साथ ही जिम मुझे बता रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ आखिरी बार मेरा चेहरा देखना चाहती थी, पर उस किलर की वजह से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। मेडी उस ओनर से पूछती है कि क्या ये हो सकता है कि उस बच्ची क्रिस को जिम ने ही बचाया हो। ओनर उसे कहता है कि जिम कुछ भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले हमें जिम के हाथ को पकड़ के उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये सारी बातें सुनकर मेडी का दिल और दिमाग सुन पड़ जाता है। वो तुरंत एडवर्ड को कॉल कर मिलने के लिए कहती है। एडवर्ड मेडी को अपने शॉप के बाहर ही बुला लेता है। मेडी एडवर्ड को ओनर से सुनी सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद एडवर्ड मेडी को कहता है कि वो सही कह रहा है, जिम कुछ भी कर सकता है। ये सुनने के बाद मेडी उसे कहती है कि इसका मतलब तुम भी जिम को देख चुके हो। अब एडवर्ड भी मेडी को अपनी सारी बात बताता है। वो कहता है कि जिस रात ग्रेस मेरे रूम में आकर सोई थी, उसी रात मैंने जिम को अपने घर में देखा था। मैंने ग्रेस को बचाने के लिए उसे थैंक्स कहा, तो जिम ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी तुम चाहोगे। तो मैंने उसे कहा कि जैसे क्या। जिम ने मुझे कहा कि ग्रेस को इस वक्त उसकी मॉम की जरूरत है। हालांकि मैंने उसे कहा कि वो नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत बुरे लोगों की संगत में फंसी है। इस पर जिम ने मुझे कहा कि ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अपनाना होगा। और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद मेरी वाइफ अगले ही दिन मेरे पास आ गई। और अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसकी सारी बुरी आदतें भी छूट गई है, और वो एक अच्छी मॉम की तरह ग्रेस का ध्यान रखने लगी है। ये सुनकर मेडी एडवर्ड से कहती है कि मुझे भी जिम से मिलना है, हो सकता है कि उस बच्ची नेहा को ढूंढने में वो मेरी मदद कर सके। तो एडवर्ड उसे कहता है कि अगर तुम्हें जिम से मिलना है तो आज रात 2:30 बजे मेरे घर पर आ जाना, लेकिन ध्यान रहे कि डोरबेल मत बजाना। अब 2:30 बजते ही मेडी एडवर्ड के घर पर आ जाती है। जिम उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। एडवर्ड मेडी को बताता है कि वो तुम्हारा इंतजार ऊपर कर रहा है। मेडी डरते हुए ऊपर आ जाती है और सीन यहीं पर कट होता है। अगले दिन मेडी साफिया के पास आती है। वो साफिया से नेहा की बचपन की फोटो मांगती है। हालांकि साफिया को भी ये बात बहुत अजीब लगती है कि मेडी को नेहा की पुरानी फोटो क्यों चाहिए, लेकिन वो अपनी बेटी को पाने के लिए मेडी को फोटो दे देती है, जिसे लेकर मेडी सीधी जेल के अंदर ड्रेविस के पास आती है और ड्रेविस से कुछ सवाल पूछती है। जिसके बाद मेडी वहां से एक स्टोर में आती है और उनसे उनके बाहर के कैमरे की सीसीटीवी फुटेज को लेती है, जिसे वो अपने पार्टनर पार्कर को देती है। उस फुटेज को देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि वो ब्लैक वैन हर सुबह 10 बजे इस स्टोर के सामने से गुजरती है। उधर वो किडनैपर एक बार फिर से नेहा के पास आता है और नेहा की किसी से फोन पर बात कराता है और बाद में उस फोन को वहीं पर फेंक देता है। अब मेडी भी किसी तरह नेहा तक पहुंच जाती है और नेहा को सही सलामत बचा लेती है। इस केस के सॉल्व होते ही मेडी की वाहवाह होने लगती है, लेकिन नेहा के घर पहुंचते ही ड्रेविस जेल के अंदर सुसाइड कर लेता है। वहीं पार्कर को ये बात पता चलती है कि मेडी ड्रेविस से मिलने के लिए जेल में गई थी, मगर उसने ये बात अपनी टीम से छिपाई है। पार्कर को अब मेडी के ऊपर शक हो जाता है। उसे लगता है कि मेडी किडनैपर से मिली है, इसीलिए पार्कर ड्रेविस के बारे में और रिसर्च करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि मेडी के मिलने के बाद ड्रेविस ने सुसाइड कर ली है। अगले दिन पार्कर अपने शक को और पक्का करने के लिए बहाने से मेडी के कार के अंदर आता है और मेडी की लोकेशन को चेक करने लगता है। तो वो देखता है कि जिस जगह पर नेहा बंद थी, मेडी वहां इनसे एक दिन पहले जा चुकी है। तभी पार्कर को मेडी की गाड़ी में नेहा की पुरानी फोटो मिलती है, जिसके पीछे मेडी की हैंडराइटिंग में लिखा था कि अगर तुम अपनी बेटी नेहा को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें खुद को खत्म करना होगा। ये देखकर अब पार्कर का शक यकीन में बदल जाता है और वो मेडी से बात करने के लिए उसे उसी कैफे के अंदर बुलाता है। मेडी जब कैफे के अंदर आती है तो पार्कर उसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि उस किडनैपर के साथ तुम मिली हुई हो, क्योंकि तुम पहले ही जानती थी कि किडनैपर ने नेहा को कहां पर रखा है। अब बस मुझे ये जानना है कि तुमने ये सब क्यों और किसके कहने पर किया है। इसके बाद मेडी उसे सारी बात बताती है और यहाँ पर कहानी का एक एक पहलू हमारे सामने आता है। ये सब जिम की मौत के बाद शुरू होता है। जिम की वाइफ की इच्छा पूरी न होने के कारण जिम एक खतरनाक घोस्ट के रूप में वापस आता है। अब उसका इरादा पूरी दुनिया को अपने वश में करना है ताकि वो ईश्वर से मुकाबला कर सके, जिसकी शुरुआत ग्रेस को बचाकर वो एडवर्ड से करता है। वो एडवर्ड का हाथ पकड़कर एक मंत्र पढ़ता है, जिसे सुनते ही एडवर्ड उसके वश में हो जाता है। जिसके बाद जिम एडवर्ड से कहकर नेहा का किडनैप करवाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि नेहा को किडनैप करने वाला एडवर्ड था।
था। जिम ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो ट्रेविस को मरने पर मजबूर कर सके। इसके बाद जिम मेडी को भी इस स्थिति में ले आता है कि मेडी को भी जिम से मिलना पड़ता है और जिम मेडी को भी अपने वश में कर ट्रेविस के पास भेजता है। मेडी ट्रेविस से कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी निया की जान और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को खत्म करना होगा। ट्रेविस मेडी से कहता है कि मैं ये कैसे मान लूं कि निया तुम्हारे पास है, तो मेडी उसकी बात निया से कराती है। यहाँ हमें पता चलता है कि किडनैपर ने निया की जिससे बात कराई थी वो निया का असल डैड ट्रेविस ही था और इसीलिए ट्रेविस ने निया की जान बचाने के लिए खुद को ही खत्म कर लिया है और ट्रेविस के मरते ही जिम का भी बदला पूरा हो चुका है। अब बस उसका एक ही लक्ष्य है, उसे पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना है। लेकिन पार्कर को इन भूतों प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं है। यहाँ मेडी पार्कर से कहती है कि जिम जानता है कि तुम्हें कैंसर है और तुम बहुत ही जल्द मरने वाले हो। ये सुनकर पार्कर हैरान हो जाता है। वो मेडी से कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला, जबकि इस बारे में मैंने अपनी वाइफ तक को नहीं बताया है। तो मेडी उसे कहती है कि मुबारक हो, जिम ने तुम्हें चुन लिया है और उसने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया है। अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो तुम दोबारा अपनी रिपोर्ट करवा सकते हो और अगर मेरी बात सही निकली तो तुम्हें अपने स्वर को छोड़कर जिम को अपनाना पड़ेगा। ये कहकर मेडी वहाँ से चली जाती है। अब पार्कर वहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है और अपनी सारी जाँच कराता है, जिसके बाद अब डॉक्टर जिम की रिपोर्ट को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिम अब बिल्कुल ठीक होता है, जिसे देखकर डॉक्टरों को लगने लगता है कि शायद उनसे कोई गलती हुई है। उन्होंने किसी और की रिपोर्ट पर पार्कर का नाम लिख दिया होगा, इसलिए डॉक्टर पार्कर से माफी मांगते हैं और पार्कर से कहते हैं कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक भी बीमारी नहीं है। ये सुनकर पार्कर चौंक जाता है और वो हॉस्पिटल से सीधा एडवर्ड के घर पर पहुंचता है, जहां एडवर्ड, ग्रेस, मेडी और उस कैफे का ओनर गुलामों की तरह खड़े होते हैं और अब पार्कर भी अपनी आत्मा जिम को सौंप देता है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।